जरूर समझते हैं कि मुझे याद नहीं होता है, और ये विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या है। मैं गारंटी से कह सकता हूं याद भी होगा, और याद भी ऐसा होगा जो आपको जीवंत रहने वाला है, लेकिन आपका तरीका कौन सा होगा? ये ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता, आहड़ सभ्यता, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता। जब तक हमें उस कंटेंट, उस टॉपिक के बारे में ये नहीं पता होगा कि प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, तब तक हमारे अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी, और जब तक हमारे अंदर जिज्ञासा विकसित नहीं होगी तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे। मैं आपको निश्चित रूप से बता देता हूं कि आज तक के आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लेना, अब एक तैयारी करने वाला बच्चा जो कुंठित सा रहता है कि यार इन सभ्यताओं में क्या पढ़ूं, मैं क्या पढ़ना है मुझे, ऐसे प्रश्न अगर उसके दिमाग में चलते हैं, हमें यह नहीं पता कि आज की वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं, तो हम क्या कंटेंट पढ़ लेंगे? कौन सा कंटेंट पढ़ने में हमारी जिज्ञासा होगी? हमारे अंदर आग ही नहीं होगी, हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं होगी पढ़ने की, ललक नहीं होगी पढ़ने की। लेकिन मैं गारंटी से कह देता हूं, अगर किसी टॉपिक और उसका कंटेंट के साथ में अगर आपके अंदर जिज्ञासा हो गई है कि प्रश्न तो यहीं से पूछे जाने वाले हैं, ये मैं नहीं, ये मेरा नॉलेज कहता है और ये राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाएं कहती हैं। रटना नहीं, एक सीक्वेंस याद रखना है। जिला, नदी, उपनाम किसने खोज की है, और खोज करने के बाद में किसने वहां उत्खनन करवाया है, और उत्खनन करवाया है तो वहां पर कौन कौन से साक्ष्य, कौन कौन सी सामग्री निकली है जिसके साथ में उस सभ्यता को जोड़ा जाता है। चलिए मैं अब यहां से लेके चलता हूं आहड़ सभ्यता को। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं। मैं गारंटी से कह सकता हूं आप इस आहड़ सभ्यता को भूल के तो बता देना, लेकिन एक सभ्यता आपके माइंड में फिट करके जाता हूं और आप उसको भूल के बताना मुझे। यस, आहड़ सभ्यता। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है जिला, तो आहड़ सभ्यता का जिला है उदयपुर। दूसरा प्रश्न यहां से पूछा जाता है नदी। आहड़ सभ्यता के लिए नदी है आयड़, या उसको बेड़च कहते हैं, क्योंकि आयड़ नदी उदयपुर जिले में बहती है, और आयड़ जो नदी है उसका बाद में नाम होता है उदय सागर झील में गिरने के बाद में बेड़च, क्योंकि वर्णमाला में पहले ए आता है और बाद में बे आता है। ज्योग्राफी कि पहले आयड़ और बाद में बेड़च। पूछा जाता है ज्योग्राफी में कई बार कि आयड़ नदी को उदय सागर में झील में गिरने के बाद में किस नाम से जाना जाता है? ए और बे याद रखिए, ऐसे आयड़, बे से बेड़च। तो आहड़ सभ्यता की नदी होगी आयड़ या बेड़च। लेकिन ध्यान रखना, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यताएं जो हैं उनको एक विशेष नाम और दिया गया है, बनास की सभ्यताएं, क्योंकि बनास नदी के आसपास की या बनास नदी की सहायक नदियों की सभ्यताएं हैं ये, इसलिए इन सभी सभ्यताओं को बनास की सभ्यताएं भी कहा जाता है। ध्यान रखना, अगर आहड़ सभ्यता में नदी पूछी जा रही है और नदी में आयड़ या बेड़च ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में क्या आएगी बताओ, आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या आ सकता है। क्योंकि आप अगर मेरे साथ बेहतर तरीके से जुड़ेंगे और एक वास्तविकता में दिल और दिमाग से जुड़ेंगे तो मुझे भी मजा आएगा बताने में। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि अगर आयड़ बेड़च नहीं आएगी, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया है बनास की सभ्यता, तो साथियों, विद्यार्थियों, वहां पर बनास नदी भी ऑप्शन में आ सकती है, क्योंकि आयड़ या बेड़च अगर नहीं आएगी तो ऑप्शन में हमारी नदी आ सकती है बनास, क्योंकि इन सभी सभ्यताओं को बनास की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो बातें मैंने बताई हैं, आहड़ सभ्यता का जिला उदयपुर, नदी आयड़ बेड़च या बनास। तीसरा नाम आता है उपनाम। आहड़ सभ्यता तांबे की सभ्यता है, इसलिए इसको ताम्रवती या ताम्रवती नगरी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न जो ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी के लिए पूछा जाता है वो पहुंच जाएगा गणेश्वर सभ्यता, सीकर, कांतली नदी के किनारे, लेकिन वो है ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। और मैं फिर से कह रहा हूं, उपनाम आहड़ सभ्यता का ताम्रवती या ताम्रवती नगरी कहा जाता है। एक इसको कहा जाता है आघाटपुर और एक इसको कहा जाता है धूलकोट, क्योंकि वहां पर धूल के टीले थे, इसलिए स्थानीय भाषा में उसको धूलकोट कहा गया। ये तीन नाम जो निश्चित रूप से बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आप रटे नहीं। पहली बात जिला, दूसरी बात नदी और तीसरी बात मैंने बताया उपनाम। तीन उपनाम बताए हैं। पहला बताया मैंने ताम्रवती नगरी, दूसरा बताया मैंने आघाटपुर और तीसरा बताया मैंने धूलकोट। इसके बाद में हमारा बिंदु आता है खोजकर्ता। मैं अक्सर उदयपुर जाता रहता हूं विभागीय कार्यों की वजह से, तो एक दिन मैं उदयपुर में ही था। फतेह सागर झील के किनारे हम घूम रहे थे और कई साथियों के साथ मैं फतेह सागर झील के किनारे घूम रहा था। तो वहां पर क्या होता है, अक्षय कुमार, जो आपने नाम सुना होगा, फिल्म
एक्टर अक्षय कुमार वहां पर किसी कार्य से आते हैं और निश्चित रूप से हम वहां पर अक्षय कुमार को देखकर, वो किसी विशेष कार्य से, विशेष मीटिंग से कहीं जा रहे थे, तो ऐसा लगता है यार कि निश्चित रूप से हमें भी मिलना चाहिए। तो हम सभी साथी उत्सुक थे, जिज्ञासु थे कि यार काश अगर हम भी अक्षय जी से मिल ले तो कितना मजा आएगा। तो हमने ओनली 5 मिनट का समय मांगा मिलने के लिए और हम जरूर अक्षय जी से मिल पाए। अक्षय जी से हम मिले और हमने कहा कि आपका कैसे, मतलब आप जो सामान्य बात हम करते हैं कि कहाँ जा रहे हैं आप, किस प्रकार से यहाँ उदयपुर में घूम रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो हमने कहा क्योंकि किसी आदमी को पास जा रहे हैं हम और उसको ढूंढ के लाना है। तो मैंने कहा सर अगर आप हमें भी प्रमोट कर दें, हम भी टीचर हैं, हमें अगर आप प्रमोट कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। एक निवेदन है हमारा कि मैं आपको तो प्रमोट नहीं कर सकता हूं, मैं कि सर प्रमोट इस तरीके से हम कह रहे हैं कि आप हमें वहां तक साथ ले चलिए, वहां तक हम साथ चलेंगे तो बहुत सारे लोग हमें देखेंगे, तो वास्तविकता में हम कहेंगे कि यार कौन कौन साथ में है ये लोग, हमारी तो एक फोटो भी आ गई ना अगल बगल में, तो हम तो गौरवान्वित हो जाएंगे, हम तो बहुत अच्छा महसूस करेंगे। हमने ऐसी बातें उनसे कही, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप मेरे साथ तो चल सकते हैं पीछे की गाड़ियों में, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा व्यक्ति जाएगा जो मेरे काम का होगा। मैंने कहा सर ऐसा कौन है? यूं कहा यार रतन चंद्र है ऐसा एक व्यक्ति यहाँ पर, जानता है जिस आदमी के पास मुझे जाना है तो उससे आप बात कर सकते हैं। हमने रतन चंद्र से बात की तो अक्षय जी किसको साथ में लिए? रतन चंद्र को साथ में लिए, और रतन चंद्र को साथ में लिए और जाकर उस आदमी की खोज में जहां जा रहे थे वो वहां पहुंच गए। हम भी पीछे लटकते फिटकते कहीं ना कहीं बैठ के और चले गए, साथ में गए। अब उन्होंने क्या किया, वो आदमी दुबका हुआ था, छुपा हुआ था, जिसकी खोज में जा रहे थे ये लोग, जिसको ढूंढने जा रहे थे ये लोग, तो क्या किया वहां जाते ही और अक्षय जी ने सांकड़ी खुड़काई। जैसे हमारे घर में कुंदी होती है ना, उसको हम सांकड़ी बोलते हैं सामान्य भाषा में, सांकड़ी की सांकड़ी बंद थी अंदर से, तो उसको जैसे हम किसी का गेट बंद हो तो उसको खटखट खुड़काते हैं ना, तो अंदर से सांकड़ी खिड़कती है, तो ठीक उसी प्रकार से उन्होंने एक सांकड़ी खुड़काई और सांकड़ी खुड़काते उन्होंने गेट खोला और गेट खोल के वहां से एक व्यक्ति था वीरेंद्र नाम का, वो वीरेंद्र वहां से भगा। एक्चुअल में मैं काल्पनिक कहानी सुना रहा हूं आपको, मैं सिर्फ आपको इन 4 नामों को याद कराने के लिए एक काल्पनिक कहानी सुना रहा हूं, वास्तविकता नहीं है इसमें, लेकिन यह मेरी काल्पनिक कहानी आपको खोज करता और उत्खनन करता बेकायदा सन के साथ में याद करवा देगी। कैसे? सबसे पहले हम बात कर चुके थे उपनाम, और उपनाम के साथ में हम बात करे थे ताम्रवती नगरी, आघाटपुर और धूलकोट। इसके बाद में हमारा बिंदु आता है सभ्यताओं में और खोज करता। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की खोज की थी, क्योंकि आहड़ सभ्यता उदयपुर में है, तो उदयपुर को लेकर मैंने आपको एक काल्पनिक कहानी सुनाई है। आप निश्चित रूप से भूल के बता दें, मुझे कैसे भूल सकते हैं आप इस कहानी को। यस, अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में जिन्होंने इस सभ्यता की खोज की थी, उसके बाद में 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने यहां पर उत्खनन का कार्य करवाया था। खोज करता, इसके बाद में उत्खनन। तो 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने यहां पर क्या करवाया था? उत्खनन का कार्य करवाया था। और इसके बाद में 1961-62 में एचडी सांकलिया, मैंने कहा कि अक्षय जी रतन चंद्र को साथ ले गए थे और सांकली खुड़काने लग गए थे, और वहां से निकल के कौन भगा था? वीरेंद्र निकल के भगा था। तो ये 4 नाम आपको याद रखने बस। मैंने कहा रतन चंद्र अग्रवाल 1956 में उत्खनन कार्य, 1961-62 में उत्खनन कार्य जो करवाया गया था वो एचडी सांकलिया के निर्देशन में करवाया गया था, और एचडी सांकलिया के साथ में वीरेंद्र नाथ मिश्र, जो वीरेंद्र जी निकल के भग रहे हैं, वो भी एचडी सांकलिया के साथ में, एचडी सांकलिया के निर्देशन में 1961-62 में, और उनका साथ दिया था वीरेंद्र नाथ मिश्र ने। तो आप उत्खनन करता 3 हो गए और 1 हो गया इस सभ्यता, आहड़ सभ्यता का खोज करता। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और अंगूठे का निशान जरूर प्रेस करें, ताकि मुझे भी एक मनोबल मिलेगा कि वास्तव में तुम्हें याद हो रही है। और आगे चलता हूं मैं, इस प्रकार से हम यहां से और आगे याद कर सकते हैं साक्ष्य और सामग्री को। चलिए, यहां से तांबे से संबंधित है तो तांबा गलाने की भट्टियां। एक प्रश्न जो निश्चित रूप से यहां से प्रश्न पूछा जाता है, लाल व काले मृद भांड कहां से मिले हैं? लाल व काले मृद भांड जो मिले हैं वो आहड़ सभ्यता से मिले हैं।
आहड़ सभ्यता से मिले हैं और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। और ये जो मृदभांड है, अगले साक्ष्य को कनेक्शन कीजिए इससे, मृदभांड से। मृदभांड जिसको हम अनाज भरने के बड़े बड़े कोठे और गोरे कहते थे, वही है मृदभांड। मिट्टी के बर्तन बड़े, उनको ही मृदभांड कहा गया है। तो सबसे पहले तांबे की भट्टियां जो तांबा गलाने के काम आती थी, इनके साक्ष्य मिले हैं। दूसरे नंबर पर यहां पर लाल व काले रंग के मृदभांड मिले हैं। और मृदभांड के साथ में जोड़िए कि अनाज भरने के बड़े पात्र जो मृदभांड हैं, और उनको कहा गया गोरे व कोठे कहा गया। इसको हम एक हमारे घरों में भी प्राचीन काल में, अब तो टंकियां हैं, लेकिन पहले मिट्टी के जो बड़े पात्र हुआ करते थे जिनमें हम अनाज भरते थे, इस प्रकार के मृदभांड होते थे। तो यहां पर हुआ अनाज जो भरने के गोरे कोठे हैं। अब उस गोरे कोठे में से हम अनाज को निकालेंगे तो तोलना पड़ेगा। तो तोलने के बाट भी वहां पे, माप तोल के बाट, क्योंकि हम अगर उस कोठे में से, गोरे में से अनाज निकालते हैं तो तोल के हम आटा पिसाने के लिए डालते हैं। तो निश्चित रूप से याद रखिएगा, इससे कनेक्शन कीजिए इस बात को कि गोरे कोठे से निकालने के लिए माप तोल के बाट चाहिए हमें। एक यहां से 7 और 8 चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार के घोतक हैं। वैसे तो अगर आज के परिवार में हम देखें, हमारे समाज में हम देख रहे हैं, अगर एक परिवार में 7-8 चूल्हे हैं तो क्या संयुक्त परिवार है? नहीं, एकल परिवार का घोतक है। लेकिन इतिहासकारों ने लिखा है तो हमें मानना भी पड़ेगा कि 7-8 संयुक्त चूल्हे जो संयुक्त परिवार के घोतक हैं, ऐसा उल्लेख यहां से मिलता है। अगर हम बात करें बिना हत्थे का जल पात्र, ऐसा जल पात्र जो बिना हत्थे का था, और ऐसे हत्थे ईरान से, जो ईरान की सभ्यता है वहां के साक्ष्य हैं। तो हमें ऐसा भी मिलता है कि आहड़ सभ्यता व्यापारिक सभ्यता भी केंद्र रही थी ये, यानी ईरान के लोग यहाँ आए थे और वो ये बिना हत्थे के जलपात्र छोड़ गए थे और यहाँ से तांबा ले गए होंगे बदले में। 6 यूनानी मोहर, और यूनानी मोहरों पर अपोलो लिखा हुआ था। इस प्रकार की 6 यूनानी मोहर मिलती हैं। बैल की मरण मूर्ति यहां से प्राप्त होती है। इसके अलावा निश्चित रूप से जो प्रश्न पूछा जाता है, आप एक बात बताइए, आहड़ सभ्यता उदयपुर में, उदयपुर जिला है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में है। क्या राजस्थान के दक्षिणी भाग में होने वाली फसलों के बारे में आप जानते हैं? यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है कि आहड़ सभ्यता से निम्नलिखित में से कौन सी फसल का उत्पादन नहीं हुआ है? गेहूं, बाजरा, चावल, जौ। निश्चित रूप से हम बात कर सकते हैं बाजरा कि बाजरा दक्षिणी राजस्थान में नहीं, लेकिन वहां पर मक्का, जौ, चावल, गेहूं ये फसलें होती हैं, लेकिन बाजरा वहां पर नहीं होता। बाजरा तो मरुस्थलीय मिट्टी में होता है। मरुस्थलीय मिट्टी की इतनी तो छाती में दम है कि वो बाजरा उगा लेती है, और बाजरा उगाकर भी हमारे राजस्थान को भारत में नंबर 1 पर रखती है। यानी बाजरे के उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा राजस्थान भारत में 1 नंबर पर है, और ऐसा करने वाला हमारे मरुस्थलीय रेगिस्तानी मिट्टी है जो सबसे ज्यादा बाजरे का क्षेत्रफल है वहां पर, और हमारे राजस्थान में बाजरे का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। भारत में नंबर 1 पर हमारा राजस्थान है। यह प्रश्न वास्तविकता में कई बार पूछा गया और कंफ्यूज स्थिति में रहा विद्यार्थियों के लिए कि कौन सी फसल, तो बाजरे की फसल यहां से आहड़ से नहीं अवशेष मिले हैं, क्योंकि आहड़ एक दक्षिणी राजस्थान है, उदयपुर संभाग है, और वहां पर बाजरा होना स्वाभाविक नहीं है। अगर 3 फसलों को देखें तो, अगर इन तीनों फसलों को देखते हुए गेहूं, जौ और चावल, तो बाजरा यहां से अलग हम कर सकते हैं। और ऐसा पूछा गया है कई बार एग्जाम में। ठप्पों से जो व्यवसाय किए जाते थे रंगाई छपाई के, ऐसा व्यवसाय के उल्लेख भी जो है यहां पर मिले हैं। नोट कीजिए आप बात को मेरी को। लेपिस लाजुली एक विशेष प्रकार का पत्थर है जो ईरान का पत्थर है। ईरान के अभी हमने बात की थी बिना हत्थे के जलपात्र ईरान के, और ये भी लेपिस लाजुली जो एक विशेष प्रकार का पत्थर है और ये ईरान का माना जाता है। प्रश्न यहां से एक बार इसी प्रकार से पूछा गया था कि बाह्य संकेत देने वाली लेपिस लाजुली निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता के अवशेष हैं? और निश्चित रूप से बाह्य सभ्यता के संकेत, यानी बाह्य संपर्कों के संकेत, और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में, राजस्थान पुलिस एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये गूढ़ प्रश्न है जो लगभग 5 से 10% विद्यार्थी कर सकते हैं। लेपिस लाजुली जो ईरान का एक विशेष प्रकार का पत्थर है, और इसको एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक विशेष प्रकार का पत्थर है जिससे ऐसा पता लगता है
कि बाह्य संपर्क हुआ करते थे इस आहड़ सभ्यता से, तो आप मुझे भूल के बता दीजिए आहड़ सभ्यता से। आहड़ सभ्यता में जो हमने पढ़ा है उसको कहले से आप भूल सकते हैं। सभ्यताओं को रटना नहीं है, सिर्फ हमें एक कहानी के माध्यम से एक मस्तिष्क में ऐसे चिन्ह स्थापित करने हैं और उनके माध्यम से हमें पढ़ना है।